आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साहित्य शिक्षा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हाँ, जैसे कि अपना ईवीएस सब्जेक्ट में परिवार टॉपिक चल रहा था, जिससे हमने परिवार की सामान्य जानकारी, परिवार विषय में विभिन्न मत देने वाले विभिन्न विचारकों की परिभाषाएं, और उसके बाद एकल परिवार अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद एकल परिवार के बाद जो सर्वमान्य मत हैं, जो विद्वान मानते हैं कि परिवार सामान्यतः एकल और संयुक्त होते हैं। ऐसे तो परिवार के सिद्धांत बहुत सारे हैं और बहुत सारे विचारक हुए हैं उसमें से। तो अपन विभिन्न विचारकों के विभिन्न सिद्धांतों को बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन संयुक्त परिवार के बाद अपन ने जाना था कि उसके पहले अपन ने जाना था कि एकल परिवार क्या है, एकल परिवार की क्या क्या विशेषता हैं, एकल परिवार में कितने सदस्य रह सकते हैं। तो मानो एकल परिवार में अधिकतम 6 सदस्य रह सकते हैं और अधिकतम 2 पीढ़ियाँ हो सकती हैं, और भावात्मक रिश्ते मतलब 8 के समथिंग हो सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद एकल परिवार 4 प्रकार के होते हैं, ये हमने जाना था। उसके बाद अपन जानेंगे कि संयुक्त परिवार क्या होता है। तो संयुक्त परिवार के बारे में अपन जैसे सामान्यतः चर्चा करें तो आप सभी जानते हो कि जिसमें दादा दादी, बच्चे, अपने चाचा चाची, बुआ सब रहते हैं, वो संयुक्त परिवार होता है। लेकिन संयुक्त परिवार को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाओं द्वारा परिभाषित किया है। उसके बारे में अपन आज जानेंगे कि कौन से विद्वान संयुक्त परिवार को क्या मानते हैं, कौन सी परिभाषा के तौर पर वह सिद्ध करते हैं कि संयुक्त परिवार में क्या होना चाहिए। तो जैसे अपना टॉपिक है आज का संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार में न्यूनतम अधिकतम तो कितने भी हो सकते हैं, न्यूनतम क्या, न्यूनतम 7 सदस्य हो सकते हैं। अगर 7 सदस्य से कम है तो फिर वह संयुक्त परिवार नहीं है, फिर वह एकल परिवार की श्रेणी में आ जाएगा। तो न्यूनतम कितने सदस्य होंगे, 7 सदस्य। न्यूनतम कितनी पीढ़ियाँ होगी, 3 पीढ़ियाँ। कम से कम 3 पीढ़ियाँ तो संयुक्त परिवार में होनी ही चाहिए। दूसरा है रिश्ते। न्यूनतम रिश्ते क्या होंगे, 33। कितने रिश्ते होंगे, 33। वो कैसे होंगे कि कोई किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की मौसी है, किसी की बुआ है, किसी की ननद है, किसी की साली है, किसी के जीजा है, ऐसे करके मतलब न्यूनतम 33 रिश्ते हो सकते हैं। अधिकतम कितने भी रिश्ते हो सकते हैं। तो संयुक्त परिवार में मुख्य बातें क्या रहेगी, न्यूनतम 7 सदस्य हो, इससे अधिक कितने भी हो सकते हैं, 3 पीढ़ियाँ एक साथ हो, और रिश्ते न्यूनतम रिश्ते भावात्मक रिश्ते 33 होने चाहिए। उसके बाद जैसे अपन बात करें कि भारत संयुक्त परिवारों का देश है। भारत में एक विद्वान थे, उनका विचारक हैं कि भारत में परिवारों को आज से ही संयुक्त परिवार से हैं कि अपन जो भारत में परिवार की बात करते हैं तो यहाँ पे संयुक्त परिवार प्रथा ही प्राचीन काल से प्रचलित रही हैं। लेकिन अपन सामान्य देखो संयुक्त परिवार की अपन सामान्य विशेषता देखें तो मुख्य रूप से क्या क्या बातें आती हैं कि भारत संयुक्त परिवारों का देश है। क्या है, भारत संयुक्त परिवारों का देश है। पहली बात हो गई, भारत में कैसी प्रथा प्रचलित है, संयुक्त परिवार प्रथा। दूसरी बात कि संयुक्त परिवार वो होगा जिसमें क्या क्या होगा, संयुक्त परिवार वो होगा जिसमें सामान्यतः एक रसोई घर होगा। सब जिसमें क्या होगा, देखो संयुक्त परिवार वो होगा जिसमें सामान्यतः विशेषता है ये संयुक्त परिवार की क्या क्या विशेषता है। ठीक है, ये विशेषता है अपन ये पढ़ रहे हैं, जिसमें सामान्यतः एक रसोई घर होगा। क्या होगा, एक रसोई घर होगा। सभी सदस्य मिलकर साथ में भोजन करेंगे। क्या होगा, सभी सदस्य साथ में एक साथ मिलकर एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। ठीक है, एक साथ बैठकर
भोजन करेंगे। दूसरी बात, संपत्ति का क्या होगा? पहली बात होगी जिसमें एक रसोई घर होगा, सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। और तीसरी बात क्या होगी? संपत्ति का स्थायीकरण होगा, केंद्रीकरण होगा। संपत्ति का क्या होगा? केंद्रीकरण। किसी एक के हाथ में संपत्ति रहेगी, केंद्रीयकरण। संपत्ति का केंद्रीकरण होगा, प्लस परिवार का एक ही मुखिया होगा। क्या होगा? परिवार का, संयुक्त परिवार में सदस्य तो कितने भी रहेंगे लेकिन उनका मुखिया एक ही होगा। परिवार का एक ही मुखिया होगा, एक ही क्या होगा? मुखिया होगा। तो भारत संयुक्त परिवारों का देश है। सामान्यतः वो परिवार संयुक्त परिवार कहलाएगा जिसमें एक ही रसोई घर होगा, सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करेंगे और संपत्ति का केंद्रीकरण होगा, प्लस परिवारों का एक ही, सारे जो परिवार रहेगा उसका मुखिया एक ही रहेगा। और तीसरी बात, इसमें कम से कम अपन ने क्या पढ़ी थी? कम से भी कम। तीसरी बात, कम से कम 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हो। कम से कम 3 पीढ़ियाँ। 3 पीढ़ियाँ क्या हो? एक साथ रहती हो। 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हो। अगर मान लो 3 पीढ़ी एक साथ नहीं रही तो फिर वो संयुक्त परिवार नहीं रहेगा, फिर वो कौन सा परिवार हो जाएगा? एकल परिवार। तो कम से कम 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हो तो वो कौन सा परिवार कहलाएगा? संयुक्त परिवार। ठीक है, तो ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा? संयुक्त परिवार। तो अपने इस संयुक्त परिवार को अलग अलग सामाजिक विचारकों ने अलग अलग परिभाषाओं द्वारा परिभाषित किया है। तो अपने जो पहले विद्वान आते हैं, आप यहाँ तक नोट कर लो, फिर अपन विभिन्न विचारकों द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं उनको लिखेंगे। आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। तो अपने जो पहले और सबसे इम्पोर्टेंट विद्वान आते हैं, मैक्स मूलर। क्या नाम है? मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने संयुक्त परिवार को आदि परंपरा कहा है। क्या कहा है? ये कहते हैं कि संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है, जो आदि से अनंत से चली आ रही है। आदि परंपरा। तो आपको बस एक शब्द याद रखना है कि मैक्स मूलर ने संयुक्त परिवार को आदि परंपरा कहा है। क्या कहा है? आदि परंपरा। आप इसको इम्पोर्टेंट लगाते हुए चलना। मैक्स मूलर ने संयुक्त परिवार को आदि परंपरा कहा है। अगले जो विद्वान आते हैं अपने पी एन प्रभु। क्या नाम है? पी एन प्रभु क्या कहते हैं कि संयुक्त परिवार भारतीयों का वास्तविक लंगर है। क्या कहते हैं ये? संयुक्त परिवार क्या है? भारतीयों का वास्तविक लंगर है। भारतीयों का वास्तविक लंगर है। तो क्या शब्द याद रखने हैं आपको? भारतीयों का वास्तविक लंगर। मैक्स मूलर कहते हैं कि संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है। पी एन प्रभु कहते हैं कि भारतीयों का संयुक्त परिवार जो है भारतीयों का वास्तविक लंगर है। ठीक है, तो ये शब्द याद रखने हैं अपन को परिभाषाओं में। अगले जो अपने विद्वान आते हैं, सामाजिक प्रमुख विचारक आते हैं, वो क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार अपना जो चल रहा है उसके बाद अपने आते हैं विद्वान इरावती कर्वे। इरावती कर्वे क्या कहते हैं? इरावती कर्वे ये कहते हैं कि संयुक्त परिवार जो है एक जटिल व्यवस्था है। क्या कहते हैं? जटिल व्यवस्था।
आप अपने हिसाब से समझ में नहीं आए उस हिसाब से आप बड़ी लाइन भी लिख सकते हैं। अपन यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं। इरावती कर्वे कहते हैं कि संयुक्त परिवार भारत में एक जटिल व्यवस्था है। क्या कहते हैं कि संयुक्त परिवार भारत में, देखिए आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहे तो अपन पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन उस पूरी लाइन का सार यही रहेगा, आपको या एग्जाम में जो याद आएगा वो भी यही आएगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि मैक्स मुलर ने संयुक्त परिवार को आदि परंपरा कहा है। तब भी शब्द निकल के क्या आएगा, आदि परंपरा। भारतीयों का वास्तविक लंगर संयुक्त परिवार है, ये किसने कहा है, पीएन प्रभु ने। तब भी अपन को यही लाइन याद रखनी है। इरावती कर्वे कहते हैं कि संयुक्त परिवार एक जटिल व्यवस्था है। तब भी अपने को मुख्य जो शब्द है वो यही याद रखना है कि संयुक्त परिवार क्या है, एक जटिल व्यवस्था है। तो अपन संयुक्त परिवार की यह मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं। यहाँ तक विशेषताएं अपन ने 3-4 पढ़ ली कि न्यूनतम संयुक्त परिवार में न्यूनतम 7 सदस्य रहेंगे, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, और न्यूनतम जो पीढ़ियाँ रहेगी कम से कम 3 रहेगी, और भावात्मक रिश्ते कम से कम 33 रहेंगे, उससे अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो अपना संयुक्त परिवार का ये टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद अपन देखेंगे कि परिवार के अन्य अलग अलग सिद्धांत कौन से हैं और कौन कौन सी परिभाषाएं विद्वानों द्वारा दी गई हैं। इसमें से अपन ने जब परिवार टॉपिक स्टार्ट किया था तो अपन ने ये देख लिया था कि मुख्य मुख्य परिभाषाएं कौन सी थी। उसके अलावा अपन एक्स्ट्रा में 3-4 परिभाषाएं और लिखेंगे, और परिवार के जो सिद्धांत है मुख्य मुख्य उनको अपन विस्तार से जानेंगे। जैसा कि अपना टॉपिक रहेगा, अब परिवार चल रहा है, इसमें अपन परिभाषाएं ऐड कर लेंगे 1-2 एक्स्ट्रा में। जैसा आपने पढ़ाई था, परिवार जो है अंग्रेजी भाषा के फैमिली, अंग्रेजी भाषा का कौन सा शब्द था, फैमिली, और यह कौन सी भाषा का था, इंग्लिश, ठीक है। और जो फैमुलस शब्द था, फैमुलस, ये कौन सी भाषा का था, रोमन भाषा का, रोमन भाषा का, जिसका अर्थ क्या है, नौकर, नौकर। फैमुलस का अर्थ क्या है, नौकर। नौकर का मतलब क्या है, सहयोगी, जो सहयोग की भावना रखता है, मदद करता है, सहायता करता है, वह सहयोगी, परिवार का वह सहयोगी। नौकर का मतलब परिवार का हर एक सदस्य जिसमें अपनत्व का भाव है, सहयोग का भाव है, दया का भाव है, क्षमा का भाव है, ये आदि भाव, अगर व्यवहार का भाव है, ये सब भाव अगर उसमें रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, परिवार का हर एक सदस्य जिसमें ये सब भावनाएं हैं वो क्या कहलाएगा, नौकर। नौकर का मतलब होगा सहयोगी, और इन सहयोगी से मिलकर एक मतलब कंबाइंड रूप से सभी का सहयोग मिलकर एक संयुक्त परिवार को जन्म देता है। और जिस परिवार में सहयोग नहीं रहता, अपनत्व का भाव नहीं रहता, दया का भाव नहीं रहता, क्षमा का भाव नहीं रहता, तो फिर वो संयुक्त परिवार होता ही नहीं है, फिर वो क्या होता है, एकल परिवार, ठीक है। तो अपने सामान्य तो पूछा जाएगी फैमुलस का क्या अर्थ होएगा, तो नौकर या सहयोगी। तो जिस दिन अपन ने जो परिभाषाएं लिखी थी उसमें से एक परिभाषा लिखेंगे अपन। पहली जो परिभाषा है गिलबर्ट की, वह कहते हैं कि परिवार माता पिता एवं बच्चों से मिलकर बनी एक स्थायी समिति है। तो शॉर्ट में ऐसे जैसे अभी लिखा वैसे ही लिखेंगे। गिलबर्ट क्या कहते हैं, परिवार के विषय में गिलबर्ट क्या कहते हैं। गिलबर्ट का मानना है कि परिवार क्या है, परिवार क्या है, स्थायी समिति है। परिवार क्या है, स्थायी समिति है। ये परिवार को क्या कहते हैं गिलबर्ट, ये कहते हैं कि ऐसी समिति जो स्थायी है, जो भंग नहीं होती, जो निरंतर चलती रहती हैं। अगले विद्वान है हावेल। हावेल क्या कहते हैं, हावेल कहते हैं, हावेल कहते हैं कि परिवार जो है, परिवार आदर्श मानदंड की, परिवार जो है आदर्श मानदंड की जटिल व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, जटिल व्यवस्था।
उन्होंने एक मानक जो आदर्श मानक निर्धारित किया है परिवार के विषय में, उसकी एक जटिल व्यवस्था है। परिवार में रहने में बहुत जटिलता है, बहुत समस्याएं, ऐसा इनका मानना है। तो आपको क्या शब्द याद रखना है? जटिल व्यवस्था किसने कहा है? हावेल ने। परिवार आदर्श मानदंड की एक जटिल व्यवस्था है। इसके बाद जो लोवी हैं, अपने सामाजिक विचारक है लोवी, वे कहते हैं कि परिवार जो है कभी ना खत्म होने वाला एक फाउंटेन पेन है। ये क्या कहते हैं परिवार को? लोवी। साथ के साथ आप लिखते हुए चलें। परिभाषाएं सीधे उठ के पेपर में आते हैं। देखो कि परिवार को एक जटिल व्यवस्था किसने कहा है? तो हावेल ने। परिवार को स्थायी समिति किसने कहा है? 3-4 परिभाषाएं एक साथ आ जाएगी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी मैच नहीं करती, कौन से इस विद्वान से मैच नहीं करती, या इधर परिभाषाएं आ जाएगी, इधर विचारकों के नाम मिलान कीजिए। तो आप अपन शॉर्ट शब्द याद रखेंगे। ये क्या कहते हैं? लोवी। लोवी कहते हैं कि परिवार जो है कभी ख़त्म न होने वाला, हमेशा चलता रहता है, कभी ख़त्म न होने वाला फाउंटेन पेन है। क्या है? फाउंटेन पेन है। ये क्या कहते हैं कि परिवार वो है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो परिवार को फाउंटेन पेन की संज्ञा किसने दी है? लोवी ने। लोवी क्या कहते हैं कि परिवार कभी ख़त्म न होने वाला एक फाउंटेन पेन है, जिसका आधार क्या है? मतलब परिवार का जो मुख्य आधार क्या माना है इन्होंने? परिवार का आधार क्या है? विवाह। विवाह के माध्यम से ही परिवारों का मिलन होता है। ठीक है। परिवार बनते कैसे हैं? देखो, एक परिवार का रिश्ता दूसरे परिवार में होएगा तो उसका आधार क्या रहेगा? विवाह। विवाह के माध्यम से एक परिवार दूसरे परिवार से रिश्ते समझौते हैं। इससे मिलकर अनेक पीढ़ियाँ, अनेक रिश्ते, अनेक कारण बनते हैं संयुक्त परिवार बनने के। तो उसका मुख्य आधार लोग भी क्या मानते हैं? विवाह को मानते हैं। आगे जो एस राधाकृष्णन अपने अगले विद्वान हैं, वह कहते हैं कि अच्छे परिवारों से सभ्य, अच्छे विवाह से, एस राधाकृष्णन क्या कहते हैं? यस राधाकृष्णन कहते हैं, यस राधाकृष्णन क्या कहते हैं कि अच्छे विवाह से, ये क्या कहते हैं? अच्छे विवाह से सभ्य परिवारों का जन्म होता है। इनका मानना है कि एक सभ्य परिवार बनने का मुख्य कारण क्या है? एक अच्छा विवाह। अच्छे विवाह से सभ्य परिवारों का जन्म होता है। परिवारों का जन्म होता है। एक अच्छे विवाह से सभ्य परिवारों का जन्म होता है। ऐसा मानने वाले विद्वान कौन है? सभ्य परिवारों को कारण किसका मानते हैं? अच्छे विवाह का। अगर विवाह अच्छा होगा, अच्छे परिवार में होगा, तो परिवार कैसा होगा? सभ्य होगा। तो ये सब मानने वाले विद्वान कौन है? एस राधाकृष्णन। अगले जो विद्वान है अपना मुर्डाक, क्या नाम है? मुर्डाक। इनका मानना है कि परिवार जो है, परिवार क्या है? सार्वभौमिक संस्था है। क्या कहते हैं कि परिवार सार्वभौमिक संस्था है। ये क्या कहते हैं? तो अपन को मुख्य जो इसकी बात है वो क्या याद रखनी है? सार्वभौमिक संस्था। परिवार को सार्वभौमिक संस्था कहने वाले कौन से विद्वान हैं? मुर्डाक। ये आप इम्पोर्टेंट लगा लेना। तो पहली परिभाषा आई थी अपनी गिलबर्ट की। ये कहते हैं कि परिवार स्थायी समिति। हावेल कहते हैं कि परिवार आदर्श मानदंड की जटिल व्यवस्था है। लोवी कहते हैं कि परिवार कभी ना खत्म होने वाला फाउंटेन पेन है, जिसका मुख्य आधार क्या है? विवाह। यस राधाकृष्णन क्या कहते हैं कि अच्छे विवाह से सभ्य परिवारों का जन्म होता है। और मुर्डाक अपने कहते हैं कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। इसके बाद अपने अगले विद्वान है बोगार्ट्स। वह कहते हैं कि परिवार मानव की प्रथम मानवीय पाठशाला है। ये कहते हैं कि
परिवार। हमने सबने सुना ही है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है, परिवार। तो ये कहते हैं कि परिवार मानव की, ये संपूर्ण मानव की पाठशाला मानते हैं। परिवार मानव की प्रथम मानवीय पाठशाला है, प्रथम मानवीय पाठशाला है। ठीक है, इन्होंने क्या माना है, प्रथम मानवीय पाठशाला। तो अपने 5 विद्वान हो गए, गिलबर्ट, हावेल, लोवी, एस राधाकृष्णन, मुर्डॉक और बोगार्ट्स। ये सब परिवार के विषय में मत देने वाले विद्वान हैं। आगे अपने जो विद्वान आते हैं, डी.एन. मजूमदार एंड धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। इनका डी.एन. मजूमदार का पूरा नाम है धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। तो ये क्या कहते हैं कि परिवार वह संस्था है जिसमें सभी सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं। तो जनरल सी बात है कि सभी सदस्य कहाँ रहते हैं, एक छत के नीचे। तो ऐसा कहने वाले जो विद्वान है, छत की बात कहने वाले जो विद्वान है वो कौन है, मजूमदार। अगले जो अपने विद्वान हैं, 2 और विचारक है, सामाजिक विचारक, रूसो और रॉस। दोनों नाम बोलने में एक जैसे हैं और विचार भी एक जैसे ही रखते हैं। रूसो क्या कहते हैं, रोस क्या कहते हैं, रोस वो कहते हैं कि परिवार वो संस्था है जिसमें सभी सदस्य आपस में बंधुत्व की भावना रखते हैं। रोस क्या कहते हैं, रोस क्या बात कहते हैं, रोस कहते हैं कि परिवार में कौन सा भाव होता है, बंधुत्व का भाव, बंधुत्व का भाव। तो बंधुत्व के भाव की बात करने वाले कौन से विद्वान हैं, रूसो। इसके बाद अगले विचारक है रोस, रूसो, रूसो क्या नाम है, रूसो, रूसो। अपने सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में जो सबसे बड़े विचारक हुए हैं रूसो, इनका बहुत बड़ा योगदान है सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक अध्ययन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए और बहुत सारे विचार भी दिए हैं जो आज भी बहुत सर्वमान्य हैं। ये कहते हैं, रूसो क्या कहते हैं कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। रूसो क्या कहते हैं कि परिवार जो है, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, साथ ही प्रथम पाठशाला है, प्रथम पाठशाला है। और माता पिता उसकी 2 पाठ्य पुस्तकें हैं। क्या है, 2 पाठ्य पुस्तकें हैं। माता पिता उसकी 2, देखो बालक जो बचपन में जो भी कुछ सीखता है वो कहाँ से सीखता है, परिवार से। जैसे हमें कुछ सीखना है, किसी का अध्ययन करता है तो अपन किसकी सहायता लेते हैं, पाठ्य पुस्तकों की। तो बालक जो कुछ भी सीखता है प्रथम पाठशाला के तौर पे अपने परिवार से सीखता है। और जो उसके अनुकरण का प्रमुख जो माध्यम रहता है, सर्वप्रथम बालक अपनी माँ से सीखता है, फिर उसके बाद वो अपने पिता से सीखता है। तो रूसो अपने जो विचारक है वो कहते हैं कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है, परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला है और माता पिता उसकी 2 पाठ्य पुस्तकें हैं। तो अपन को मुख्य बात याद रखनी है कि माता पिता बालक की 2 प्रथम पाठ्य पुस्तकें हैं। ऐसा कहने वाले अपने प्रमुख विचारक कौन हैं, तो रूसो हैं, रोस हैं, लोवी, फाउंटेन पेन, एस राधाकृष्णन, सभ्य परिवार, मुर्डा क्या कहते हैं, सार्वभौमिक संस्था, और बोगार्ट्स क्या कहते हैं, परिवार मानव की प्रथम पाठशाला है। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे परिवार के सिद्धांत, प्रमुख कौन से सिद्धांत है परिवार के, ये अपन पढ़ेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा उसका नाम है परिवार के सिद्धांत। आप स्क्रीनशॉट ले लेना साथ में। देखो परिभाषाएं बहुत सीधी है याद करने में, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप कहोगे कितनी सारी परिभाषाएं लिखवा दी, कैसे याद करेंगे, कुछ भी नहीं है। बस मुख्य बातें याद रख लो कि किसने क्या कहा है, कौन से विद्वान क्या कहते हैं, ये मुख्य बात याद रखनी है आपको। ठीक,
एक बार अपन शॉर्टकट में रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने शुरुआत करी थी संयुक्त परिवार से कि संयुक्त परिवार क्या है और इसकी किन किन विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो संयुक्त परिवार का सामान्य परिचय जिसमें सभी सदस्य साथ में मिलकर रहते हैं, ये अपन ने जाना था। और उसके बाद अपन ने जाना था कि इसमें न्यूनतम सदस्य 7 होंगे, न्यूनतम पीढ़ियाँ 3 होगी, इससे ज़्यादा कहीं भी ज़्यादा पीढ़ियाँ हो सकती है, कहीं ज़्यादा सदस्य हो सकते हैं 7 से ज़्यादा, और 33 सबसे कम 33 भावात्मक रिश्ते होंगे। ठीक है। उसके बाद कि भारत में परिवार का आशय संयुक्त परिवार से है, भारत संयुक्त परिवारों का देश है। नेक्स्ट था कि परिवार ऐसा संयुक्त परिवार को अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जिसमें सामान्यतः एक रसोई घर होगा, सभी सदस्य मिलकर साथ में एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, और क्या होगा, संपत्ति का केंद्रीयकरण होगा कि नहीं होगा, संयुक्त परिवार में केंद्रीकरण होगा, और परिवार का एक मुखिया होगा। और तीसरी अपने जो इसकी प्रमुख विशेषता पड़ी थी वो पड़ी थी कि इसमें न्यूनतम 3 पीढ़ियाँ होगी, अगर 3 पीढ़ियाँ भी नहीं होगी, इससे कम होगी, तो फिर वो एकल परिवार की श्रेणी में आ जाएगा। तो अपन ने यहाँ तक इसकी विशेषताएं पड़ी थी। उसके बाद अपन अपने संयुक्त परिवार की परिभाषाओं में प्रथम विद्वान आए थे अपने मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने क्या कहा था, मैक्स मूलर ने कहा था कि संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है। ऐसा किसने कहा था, अपने विद्वान थे मैक्स मूलर, उन्होंने कहा था। उसके बाद पी.एन. प्रभु क्या कहते हैं, पी.एन. प्रभु कहते हैं कि संयुक्त परिवार भारतीयों का वास्तविक लंगर है। वो कहते हैं कि संयुक्त परिवार जो है भारतीयों का वास्तविक लंगर है। ऐसे मुख्य मुख्य बातें याद रखनी, आपको इतना डीपली जाना भी नहीं है। उसके बाद इरावती कर्वे अपने जो प्रमुख विद्वान हुए थे, उन्होंने कहा था कि संयुक्त परिवार भारत की जटिल व्यवस्था है, परिवार में रहना एक बहुत जटिल कार्य है, ऐसा मानना किनका है, इरावती कर्वे का। इसके बाद अपन आए थे कि परिवार की संयुक्त परिवार यहाँ से खत्म हो गया। फिर उसके बाद आए थे, जैसे ऐसे पढ़ने में तो बहुत कुछ है कि संयुक्त परिवार के क्या क्या गुण होंगे, क्या क्या दोष होंगे, ये सब, लेकिन वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन आ जाता है सामान्य परिवार के वापस सामान्य परिचय से। अपन जाना था कि परिवार अंग्रेजी के फैमिली शब्द और रोमन भाषा के फैमुला शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नौकर। नौकर का मतलब है सहयोगी, ऐसा सहयोगी जिसमें अपनत्व का भाव हो, व्यवहार का भाव हो, सहयोग का भाव हो, दया का भाव हो, हाँ, क्षमा का भाव हो, ऐसा सहयोगी। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था कि परिवार को किन किन विद्वानों ने किस तरह परिभाषित किया है, ये अपन ने पढ़ा था। तो जो सर्वप्रथम अपने विद्वान आए थे परिवार के विषय में, उनका नाम क्या था, उनका नाम था गिलबर्ट। गिलबर्ट क्या कहते हैं कि परिवार माता पिता एवं बच्चों से मिलकर बनी हुई क्या है, स्थायी समिति। गिलबर्ट क्या कहते हैं, स्थायी समिति। दूसरे विद्वान अपने हावेल, वो क्या कहते हैं कि परिवार एक जटिल व्यवस्था है, क्या है, आदर्श मानदंड की एक जटिल व्यवस्था है। उसके बाद लोवी क्या कहते हैं कि परिवार कभी ना खत्म होने वाला एक फाउंटेन पेन है। फाउंटेन पेन की संज्ञा किसने दी है, लोवी ने। ठीक है। और उन्होंने विवाह मतलब परिवार का जो आधार माना है वो किसको माना है, विवाह को। ठीक है। अगले जो विद्वान है अपने यश राधा कृष्णन, वे कहते हैं, वो उनका विचार है कि अच्छे विवाह से सभ्य परिवारों का जन्म होता है। एक सभ्य परिवार बनने का मुख्य कारण क्या है, अच्छा विवाह। जैसा जिस घर में जिस रिश्ते मतलब जो जितना अच्छा रिश्ता मिलेगा, जितने अच्छा परिवार होगा, उतने ही सभ्य परिवार बनेंगे। ठीक है। आगे है मुरडाग। मुरडाग क्या कहते हैं कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। ये मुख्य परिभाषा है, परिवार क्या है, सार्वभौमिक संस्था, ऐसे ही याद रखनी है अपन को। उसके बाद बोगार्ड्स क्या कहते हैं कि परिवार मानव की प्रथम मानवीय पाठशाला है। प्रथम मानवीय पाठशाला कहने वाले कौन है, बोगार्ड्स। इसके बाद रोस और रूसो, दो ही तो बचते हैं। मजूमदार का तो सबको पता है कि परिवार वो संस्था है जिसमें सभी सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो एक ही छत के नीचे रहने की बात कौन करते हैं, मजूमदार। डीएन मजूमदार का नाम क्या है, डीएन मजूमदार का नाम है धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। ठीक है। उसके बाद रोस और रूसो। रोस क्या कहते हैं, रोस कहते हैं कि सभी वो परिवार मतलब परिवार में सभी सदस्यों में क्या होगी, बंधुत्व की भावना होगी। तो बंधुत्व की भावना की बात करने वाले कौन है, अपने रोस हैं। उसके बाद रूसो क्या कहते हैं, रूसो कहते हैं कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, परिवार है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है, और माता पिता उसकी 2 पुस्तकें हैं। बालक जो अनुकरण करता है बचपन में, जो कुछ भी सीखता है वो कहाँ से सीखता है, सीखने में तो सबसे सीखता है, सबका अनुकरण करता है, दादा दादी से, बहन भाइयों से। लेकिन रूसो ऐसे विचारक हैं जो मुख्य श्रेय बालक के सीखने का किनको देते हैं, उनके माता पिता को। तो उन्होंने कहा है कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है, और माता पिता बालक की प्रमुख 2 पाठ्य पुस्तकें हैं। उन्हीं 2 पाठ्य पुस्तकों से वो अपना संपूर्ण जो अनुकरण करता है, जो भी सीखता है वो माता पिता से सीखते हैं। ठीक है। उसके बाद अपना जो
नेक्स्ट टॉपिक है वो है परिवार के सिद्धांत। अपन ने सामान्यतः पढ़े हैं कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार, लेकिन विभिन्न विद्वान विभिन्न मत प्रस्तुत करते हैं कि नहीं नहीं, परिवार का ये सिद्धांत है, परिवार ऐसे बना है, एकल संयुक्त रूप से परिवार नहीं बना है, परिवार इस तरह से आया। कोई कहते कि नहीं, परिवार इस तरह से आया। तो अपन सामान्यतः टॉपिक लेते हैं, क्या लेते हैं, परिवार के सिद्धांत। कुछ भी नहीं है इन टॉपिकों में, बस आप पढ़ो और रिवीजन करो। 2 से 3 बार अगर आपने एक साथ पढ़ लिया, साथ के साथ रिवीजन कर लिया, अपन पढ़ते हुए चलेंगे, बोलते हुए एक बार बोलेंगे, फिर लिखेंगे, फिर वापस बोलेंगे। तो 3 बार अपन ने यहाँ पढ़ लिया, 2 बार आप पढ़ना, जिसमें कन्फर्म याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। परिवार के सिद्धांत अपना टॉपिक है। सर्वप्रथम जो सिद्धांत आता है वो कौन सा सिद्धांत आता है, कोशिका का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है, कोशिका का सिद्धांत, ठीक है। पहला जो सिद्धांत है कोशिका का सिद्धांत, और ये सिद्धांत देने वाले कौन है, ऑगस्ट काम्टे। क्या नाम है, ऑगस्ट काम्टे। ये कहता है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका के योग से मानव की उत्पत्ति हुई है। इनका मानना है कि कोशिका ही मानव जीवन का आधार है, कोशिका ही वजूद है। ऐसा मानने वाले विद्वान कौन है, ऑगस्ट काम्टे। इनके प्रतिपादक, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ऑगस्ट काम्टे। तो अपन एक तरफ लिखेंगे सिद्धांत, दूसरी तरफ लिखेंगे उनके प्रतिपादक, ठीक है। तो कोशिका का सिद्धांत देने वाले कौन है, ऑगस्ट काम्टे। फिर है मानव उत्पत्ति का सिद्धांत। मानव उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, मानव उत्पत्ति का सिद्धांत। मानव उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, मैकाइवर व पेज। ये कहती कि नहीं नहीं, कोशिका से नहीं, एक मानव से ही दूसरी कोशिका को नहीं मानती, कहती कि एक मानव से ही दूसरे मानव का जन्म हुआ है। मानव जीवन का जो मुख्य आधार रहा है वो मानव ही रहा है। ऐसा मानने वाले कौन है, मैकाइवर व पेज। इसके बाद है शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत प्रमुख रूप से हैं। शास्त्रीय सिद्धांत को देने वाले कौन हैं, सिद्धांत का नाम क्या है, शास्त्रीय सिद्धांत। अब मैं बोल रही हूँ साथ के साथ, अगर आपको लिखा और समझ में नहीं आए तो साथ के साथ लिख लो। शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत को देने वाले कौन हैं, अरस्तु। पहले विद्वान है अरस्तु व प्लेटो। कौन कौन है, अरस्तु व प्लेटो। अरस्तु व प्लेटो बोलते हैं कि परिवार का जो उत्पत्ति का जो प्रमुख आधार है वो क्या है, शास्त्रीय सिद्धांत। ये बोलते हैं, इस सिद्धांत का अन्य नाम क्या है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत। क्या नाम है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का अन्य नाम क्या है, ये बोलते कि नहीं, परिवारों में पिता की सत्ता महत्वपूर्ण है, पिता ही महत्वपूर्ण है, और जो परिवारों का आधार है, परिवारों की जो चलन है, परिवार जो आगे बढ़ रहे हैं वो किसकी देन है, पिता की देन है। तो शास्त्रीय सिद्धांत का अन्य नाम क्या है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, ठीक है। और इस सिद्धांत को, और ये जो सिद्धांत है, शास्त्रीय जो सिद्धांत है, ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है। क्या, ये सिद्धांत जो है, कोशिका का सिद्धांत, मानव उत्पत्ति का सिद्धांत, आगे भी जो सिद्धांत आएंगे उन सब में जो सबसे प्राचीन सिद्धांत है जो वो कौन सा है, शास्त्रीय सिद्धांत। तो इसके सब अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, शास्त्रीय सिद्धांत, और इसका अन्य नाम क्या है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, है ना। सबसे प्राचीन सिद्धांत, ठीक है, सबसे प्राचीन सिद्धांत, सबसे प्राचीन सिद्धांत है शास्त्रीय सिद्धांत, जिनका प्रतिपादक कौन है, अरस्तु और प्लेटो हैं, और इसको पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। हाँ, ये सिद्धांत मतलब प्राचीन हो गया, बहुत पुराना हो गया, तो लोगों ने नए नए सिद्धांत देना प्रारंभ किया, लेकिन
फिर इनको वापस पुनर्पादन करने का जो श्रेय दिया जाता है, पुनर्स्थापित करने का जो श्रेय दिया जाता है, वो कौन है? सर हेनरी मैन। कौन है? सर हेनरी मैन, और जो इंग्लैंड के दार्शनिक थे। ठीक है, इसके बाद आएगा अपना मातृसत्तात्मक सिद्धांत। क्या नाम है सिद्धांत का? मातृसत्तात्मक सिद्धांत। मातृसत्तात्मक सिद्धांत ये कहते हैं कि नहीं नहीं, परिवार माताओं की देन है, और जो समाज आगे बढ़ रहा है, आगे आया है, और जब से भी परिवारों की उत्पत्ति हुई है, विकास हुआ है, वो सब किन की देन है? माताओं की देन है। तो ऐसा मानने वाले जो अपने विद्वान है वो कौन है? ब्रीफाल्ट। कौन है? ब्रीफाल्ट। कि माताओं को सब सर्वे सर्वा मानते हैं परिवार में। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, ये सिद्धांत इसके विपरीत हो गया, तो ये इसका विरोधाभासी सिद्धांत है। क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के विरोधाभास में कौन सा सिद्धांत है, तो आप क्या बताओगे? शास्त्रीय सिद्धांत। या शास्त्रीय सिद्धांत के विरोधाभास में कौन सा सिद्धांत है? मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। ये दोनों एक ही है, शास्त्रीय और पितृसत्तात्मक। और मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ब्रीफाल्ट। और ब्रीफाल्ट की एक पुस्तक है, बुक, इनकी एक बुक है, उसका नाम क्या है? ब्रीफाल्ट की जो पुस्तक है उनका नाम है द मदर्स। क्या नाम है? द मदर्स। द मदर्स। इस द मदर्स पुस्तक में इन्होंने अपना मात्र सत्तात्मक जो सिद्धांत है उसका उल्लेख किया है। और फिर इन्हीं विद्वान को समर्थन देने वाले एक और विद्वान हुए हैं, उनका नाम है एडलर। क्या नाम है? नहीं, एडवर्ड टॉयलर। क्या नाम है? एडवर्ड टॉयलर। एडवर्ड टॉयलर उनका भी विचार यही है कि मात्र सत्तात्मक सिद्धांत है परिवारों को प्रमुख रूप से आगे लाने में, लेकिन वो समर्थन किनका करते हैं? ब्रीफाल्ट का। तो अन्य विद्वान जो समर्थक विद्वान है उनका क्या नाम है? तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मात्र सत्तात्मक सिद्धांत को के प्रतिपादक समर्थकों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से समर्थक है? ब्रीफाल्ट है, एडवर्ड टॉयलर है, अभी आगे भी आएंगे समर्थक। ब्रीफाल्ट के समर्थक कौन है? एडवर्ड टॉयलर। एडवर्ड टॉयलर। इनकी भी एक पुस्तक है, एडवर्ड टॉयलर की एक पुस्तक है जिसका नाम है द प्रिमिटिव कल्चर। क्या नाम है? द प्रिमिटिव कल्चर। एडवर्ड टॉयलर की पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिमिटिव कल्चर। और ब्रीफाल्ट की जो पुस्तक है उनका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? द मदर्स। द मदर्स में इन्होंने मात्र सत्तात्मक सिद्धांत दिया, और ब्रीफाल्ट के जो समर्थक है एडवर्ड टॉयलर, उनकी पुस्तक है द प्रिमिटिव कल्चर। ठीक है, इसमें भी इन्होंने मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का उल्लेख किया है। इसके बाद जो सिद्धांत आता है, देखो भारत में ऐसे तो हर जगह अपना अपने यहाँ भी देखते अपन पितृसत्तात्मक समाज ही सर्वमान्य है। जैसे एक पिता के बाद उसकी संपत्ति का जो पूरा हकदार होता है वो एक बेटा ही होता है, हाँ सबको पता है। तो वो ये हमारा समाज कौन सा है? पितृसत्तात्मक समाज है। लेकिन भारत में आज भी एक स्टेट ऐसा है जहाँ पे हम आज भी पूर्णतः 100% मात्र सत्तात्मक सिद्धांत ही चलता है। वहाँ पिता की मृत्यु के बाद उसकी जो संपत्ति होती है उसके हक, उसमें पूरा हक किसका होता है? एक बेटे का होता है, सबसे बड़ी बेटी। ठीक, तो उस राज्य का नाम है मेघालय। क्या नाम है? इसका जो उदाहरण है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का वो क्या है? मेघालय। मेघालय में आज भी आपसे पूछा जाए कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें आज भी मात्र सत्तात्मक सिद्धांत प्रचलित है, तो वह है मेघालय। ठीक है, इसके बाद जो सिद्धांत आता है वो आता है, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो सिद्धांत आता है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इसके जो
5 है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इसके जो समर्थक है उसका आपको उससे पूछा जाए कि यौन साम्यवाद सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से हैं। सिद्धांत, तो इसके समर्थक कौन कौन से हुए। इसके जो प्रमुख समर्थक है यौन साम्यवाद सिद्धांत के, उसमें से जो मुख्य नाम आते हैं मॉर्गन, क्या नाम है, मॉर्गन, फ्रेजर, मॉर्गन, फ्रेजर, मॉर्गन है, फ्रेजर है, लुबोक हैं। तीसरे कौन है, लुबोक। और सिद्धांत की सबसे मुख्य विशेषता क्या है, यह सिद्धांत आदिकाल से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है, आदिकाल से, आदिकाल से चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है। तो देखिए अपने परिवार के जो सिद्धांत पढ़ रहे थे उसमें से अपना जो पहला सिद्धांत आया था कोशिका का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है, ऑगस्ट काम्टे। फिर जो अपना सेकंड सिद्धांत आया था मानव उत्पत्ति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है मैकाइवर व पेल्स। तीसरा है शास्त्रीय सिद्धांत जिसको अपन पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसके जो प्रमुख प्रतिपादक हैं समर्थक है वो कौन है, अरस्तु और प्लेटो। और जो ये सिद्धांत है शास्त्रीय सिद्धांत, ये भारत में सबसे परिवारों के संबंध में सबसे प्राचीन सिद्धांत है, ठीक है। और इस सिद्धांत को अपन पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, जहाँ पे पिता की सत्ता चलती है। और अपना चौथा जो आता है मातृसत्तात्मक सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक है इसको देने वाले कौन है, ब्रीफाल्ट। और ब्रीफाल्ट ने एक पुस्तक लिखी है द मदर्स, उसमें मातृसत्तात्मक सिद्धांत का वर्णन किया है। इसी सिद्धांत के लिए पुस्तक लिखी है माताओं की सत्ता, द मदर्स। फिर द मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक ब्रीफाल्ट के समर्थक कौन हुए हैं, एडवर्ड टॉयलर, जिनकी पुस्तक का क्या नाम क्या है, प्रिमिटिव कल्चर, द प्रिमिटिव कल्चर, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और मातृसत्तात्मक सत्ता की आज भी बात करें भारत में तो एक स्टेट ऐसा है जिसमें पूर्ण रूप से माता की सत्ता है। एक पिता की मृत्यु के बाद उसकी जो संपूर्ण संपत्ति है उसमें जो हकदार होता है वो घर की सबसे बड़ी बेटी का होता है, तो वो स्टेट है मेघालय। मेघालय में आज भी मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। उसके बाद जो अपना सिद्धांत आता है साम्यवाद का सिद्धांत, इसके समर्थक कौन है, ये सिद्धांत आदिकाल से चला आ रहा है, अभी से नहीं है, ये नवीन सिद्धांत नहीं है, आदिकाल से चला आ रहा है। और जो इसके प्रमुख समर्थक है मॉर्गन, फ्रेजर, लुबोक, ये तीनों विद्वान हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो अपना नेक्स्ट आता है सिद्धांत, 3 सिद्धांत और बाकी हैं। इसके बाद जो अपने परिवार के सिद्धांत, उसमें से अपना जो अगला टॉपिक है, अगला सिद्धांत है वो है एकल विवाह सिद्धांत, वेस्टरमार्क वेस्टरमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया, एकल विवाह का सिद्धांत, एकल विवाह सिद्धांत। देखो एक तरफ सिद्धांत के नाम दे देंगे और एक तरफ प्रतिपादकों के नाम, फिर आपको मिलान करना रहेंगे कि कौन सा सिद्धांत कौन से विचारक ने दिया। तो अपना जो पहले हो गया था उसके बाद अपना आया वेस्टरमार्क के द्वारा एकल विवाह का सिद्धांत दिया गया है। ये कहते हैं, इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, कि किस तरह किन किन तरह के विवाह भारत में होते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ये पुस्तक है इनकी, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, मानव की जो शादियाँ विवाह होते हैं उसका इतिहास है। तो ये एकल विवाह का सिद्धांत वेस्टरमार्क ने दिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले ने मेलिनोवस्की, उन्होंने कहा कि मानव परिवार को आदिकाल से लेकर आया है। आदिकाल से अगर जो परिवार आए हैं वो किसकी देन है, मानव की देन है।
तो इनके जो समर्थक हैं, इनके समर्थक वो कौन है? इनके समर्थक का नाम है मेलिनोवस्की। क्या नाम है? मेलिनोवस्की। ये इस एकल विवाह सिद्धांत को समर्थन देते हैं, इनका भी यही मानना है। और ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि मानव जो है, मानव परिवारों को आदिकाल से लेके आया है, परिवारों को आदिकाल से लेकर आया है, आदिकाल से लेकर आया है। ठीक है, कि परिवार में रहने की देन आधुनिक युग की देन नहीं है। मानव जो है आदिकाल से, प्राचीन काल से, जब से ही मानव का उद्गम हुआ है, उत्पत्ति हुई है, तब से वो परिवारों में रहना पसंद करते हैं, एक समूह में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसा विचार करने वाले कौन है? मेलिनोवस्की। ये कहते हैं कि मानव जो है परिवारों को आदिकाल से लेकर आया है। आर्थिक सिद्धांत जो सबसे प्राचीन, देखो सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा था अपना? अरस्तु और प्लेटो ने दिया था शास्त्रीय सिद्धांत। और जो सबसे नवीन सिद्धांत है, सबसे नवीन सिद्धांत कौन थे? कौन सा है? आर्थिक सिद्धांत। आर्थिक सिद्धांत। यहाँ लिख लेना, सबसे नया, सबसे नवीन सिद्धांत। ठीक है, सबसे नूतन जो सिद्धांत है वो कौन सा है? आर्थिक सिद्धांत। आर्थिक सिद्धांत क्या कहता है? आर्थिक सिद्धांत के जो आधारित हैं वो किस पे है? अर्थपूर्ण गतिविधियों पे। आर्थिक सिद्धांत अर्थपूर्ण, अर्थ की बात करता है ये। ठीक है, अर्थपूर्ण गतिविधियों पर आधारित है, गतिविधियों पर आधारित है। आर्थिक सिद्धांत जो है अर्थपूर्ण गतिविधियों पर आधारित है। और ये किन्होंने दिया है? इसको देने वाले कौन है? रॉल्फ लिटन। क्या नाम है? रॉल्फ लिटन। रॉल्फ लिटन। आर्थिक सिद्धांत को देने वाले कौन है? रॉल्फ लिटन है। और सबसे नवीन ये सिद्धांत है। ठीक है, और सबसे लास्ट जो सिद्धांत बचता है अपने, उद्विकास सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? उद्विकास सिद्धांत। उद्विकासीय सिद्धांत। उद्विकासीय सिद्धांत, इसको देने वाले कौन है? वैकोफोन। कौन है? वैकोफोन को, अरे कौन सा फोन? वैकोफोन। ठीक है, इसके विचारक कौन है? इसको देने वाले कौन है? उद्विकासीय सिद्धांत किसने दिया है? उद्विकासीय सिद्धांत किन्होंने दिया है? वैकोफोन ने। वैकोफोन ये सबसे विरोधाभासी सिद्धांत है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट यहाँ लिख दो, विरोधाभासी, विरोध उत्पन्न करने वाला, विरोधाभासी। विरोधाभासी सिद्धांत। ठीक है, ये सबसे विरोधाभासी सिद्धांत है। और इनका जो समर्थन किया है वैकोफोन का, वो कौन है? मॉर्गन। मॉर्गन सामाजिक बहुत बड़े विद्वान हैं। तो उद्विकासीय सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो वैकोफोन है। और इनका जो समर्थक करने वाले हैं, समर्थक यहाँ लिख लो आप, वो कौन है? मॉर्गन। ठीक है, तो अपन ने जो पहले सिद्धांत दिया था, पहला सिद्धांत है कोशिका का सिद्धांत जो ऑगस्ट काम्टे ने दिया था। दूसरा सिद्धांत है मानव उत्पत्ति का सिद्धांत जो मैकाइवर पेज ने दिया था। तीसरा है शास्त्रीय सिद्धांत जो सबसे प्राचीन है, जिसको पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, अरस्तु और प्लेटो ने दिया था। उसके बाद का जो सिद्धांत है मातृसत्तात्मक सिद्धांत जो ब्रीफाल्ट ने दिया था, जिनकी पुस्तक थी द मदर्स। और उनके जो समर्थक थे वो कौन थे? एडवर्ड टॉयलर
और जिनकी पुस्तक है द प्रिमिटिव कल्चर। उसके बाद जो सिद्धांत आया यौन साम्यवाद का, मॉर्गन फ्रेजन और विरपाल्ट का। उनके बाद जो एकल विवाह का सिद्धांत है, एकल विवाह का सिद्धांत वेस्टरमार्क ने दिया, उनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। और इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं मेलिनोवस्की, उन्होंने कहा है कि मानव परिवार को आदिकाल से लेकर आया है। उसके बाद जो आर्थिक सिद्धांत आया, अर्थपूर्ण गतिविधियों पर आधारित है, और सबसे नवीन जो सिद्धांत है वो यही है, आर्थिक सिद्धांत, और यह दिया है रॉल्फ लिटन ने। फिर उसके बाद लास्ट एवं अंतिम जो सिद्धांत है परिवारों के विषय में, कि परिवार कैसे बना है, इस सिद्धांत में उद विकास सिद्धांत जो सबसे विरोधाभासी सिद्धांत है, और ये इसके प्रतिपादक जो है वेकोफोन है, और इन सिद्धांत को समर्थक करने वाले कौन है, मॉर्गन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद अपन एक और क्लास लेंगे अपने परिवार की, जिसमें जानेंगे कि परिवारों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, संयुक्त परिवार में रहने के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या दोष हैं। ठीक है, जैसे ये आदि चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा प्रमुख सामाजिक बुराइयाँ। ठीक है, समाज में क्या क्या बुराइयाँ व्याप्त हैं, उसको लेकर अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।